हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 70 पार्ट 3 है फ्रेंड्स। ये टेस्ट नंबर 70 है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये पार्ट 3 है फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स हमारे 69 टेस्ट आ चुके हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पार्ट 2 तक आ चुके हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 3 है फ्रेंड्स, फिजियो और एनाटॉमी से। इसमें हम फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और पूछे गए क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, और इन फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। संभावित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ऑल स्टेट से रिलेटेड कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स हो सभी में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। आप बता सकते हैं अपना आंसर, क्वेश्चन पढ़ें और अपना आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें फ्रेंड्स और अपने ऑप्शन बताया करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप या कौन सा रक्त समूह या इसे कहेंगे ब्लड ग्रुप 45% लोगों में पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन 40% ऑफ द पीपल। कौन सा होगा? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है इसका डी। ओ ग्रुप जो होता है ये जितने भी लोग हैं एशिया में, आप यूँ समझें, इस पर क्या होता है या दुनिया में समझ सकते हैं आप, 40% जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कितना होता है उसका? ब्लड ओ ग्रुप का होता है। किसका? ओ ग्रुप का। मोस्टली लोगों में जो ज़्यादा पाया जाता है वो ओ ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और एशिया में भी इसी का प्रतिनिधित्व है, अमेरिका में भी इसी का है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो ओ ब्लड ग्रुप है ये पहले नंबर पे है, जो 45% लोगों में दुनिया में या एशिया में पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे जो ब्लड ग्रुप आता है वो है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्या है? ये 35 या 32% क्या क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व करता है 35% के आसपास। पहले नंबर पे जो दुनिया में 45% जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ओ होता है, फिर दूसरे नंबर पे बी पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? इन विच ब्लड ग्रुप नो एंटीजन आर फाउंड। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें आंसर। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी। ऑप्शन क्या है इसका? डी है। ओ रक्त समूह या ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट की है हमने। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजन। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट लेकिन बोथ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ये एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं इन द प्लाज्मा। किसमें? प्लाज्मा में। लेकिन एंटीजन की अगर बात करें तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता ब्लड ग्रुप ओ में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो आपको ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए एंड बी पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर लास्ट टर्म लिखा है यहाँ पर समझें, ये लिखा है ब्लड ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप होता है जिसे रिसीवर के नाम से जाना जाता है और ओ को डोनर के नाम से जाना जाता है। ये भी बात ध्यान रखें। ओ को डोनर, डोनर मतलब होता है दाता या सर्वदाता। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को। ध्यान रखना ये बात। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही मतलब होता है रिसीवर। रिसीवर किसे कहते हैं? ए बी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन। लेकिन ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसमें क्या होता है? दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, क्योंकि दोनों होते हैं तो इसलिए क्या होगा, इसको आप याद कर सकते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीजन बी पाया जाएगा। और ब्लड ग्रुप होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? अगर आपको अपना आंसर आता हो तो जरूर बताएं इसे कमेंट बॉक्स में। बट नो एंटीबॉडीज। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीजन पाए जाते हैं दोनों। ए एंटीजन, एंटीजन बी दोनों पाए जाएंगे, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रक्त समूह लोगों में सबसे कॉमन है? विच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन इन पीपल। कौन सा रक्त समूह जो मोस्टली लोगों में पाया जाता है, कौन सा होता है? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी। कौन सा? ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव मोस्टली लोगों में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव मोस्टली लोगों में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है इसका सी। यहां पर देख लें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। प्लाज्मा की सयांता, विस्कोसिटी मतलब होता है सयांता, और सयांता का हिंदी में मतलब होता है गाढ़ापन में
ये लिखा है निम्न में से किसके कारण होती है? प्लाज्मा में जो सयांता होती है, गाढ़ापन होता है, वो किसके कारण होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताइए। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो गाढ़ापन आता है, विस्कोसिटी इसी को कहते हैं हिंदी में, या सयांता ज़्यादा अच्छा वर्ड है सयांता, याद रखिए आप। सयांता का मतलब आप लिख सकते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब होता है कि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सयान होता है, मतलब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो किसके कारण होती है प्लाज्मा में सयांता ज़्यादा? ऑप्शन है इसका ए, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप कि प्लाज्मा की जो गाढ़ापन होता है, सयांता होता है, जो लिक्विड होता है, काफ़ी जो तरल जैसा होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये किसके कारण? लिक्विड जो सयान होता है, गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है, ये किसकी वजह से होता है? काफ़ी होता है, ये होता है प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। शरीर में कौन सी WBC सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? विच WBC इज द हाईएस्ट नंबर फाउंड इन द बॉडी? क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करें अपना आंसर जल्दी से। ऑप्शन है इसका सी फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स। ये WBC का टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। ये कह रहा है कौन सा WBC होता है जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है? वो WBC का जो टाइप्स में अंतर्गत आते हैं, टाइप्स के अंडर आते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं WBC में। ओके, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है। ओके, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोसेल्स आर द मोस्ट एबिडेंट वाइट ब्लड सेल्स, मतलब WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग लिखा है 60 से 70%, मतलब 60 से 70% पाया जाता है ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट। जितना भी सर्कुलेटिंग होता है ना ल्यूकोसाइट में WBC, उसमें कितना 60 से 70% जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स होता है वो होता है इसका न्यूट्रोफिल्स का। लिखा एंड टू द फंक्शनल अनइक्वल दी सब पॉपुलेशंस एंड न्यूट्रोफिल्स किलर्स एंड न्यूट्रोफिल्स केजर। ये लिखा है द डिफेंड ऑफ द अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल ऑफ द इन्फेक्शन। इसका कार्य क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का? जितने भी बैक्टीरियल या इन्फेक्शन होते हैं उससे हमें क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, मतलब डिफेंड करता है। ओके, ये इसका वर्क होता है, किसका? न्यूट्रोफिल्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल? जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी। क्या होगा आंसर इसका? सी, मोनोसाइट। क्या होगा? मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, या सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है, आप इस तरह समझ सकते हैं। ये लिखा है मोनोसाइट आर दी लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC। ये जो WBC होता है, WBC के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए आप। जो WBC होता है, तो WBC में जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। कौन? मोनोसाइट। तो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट सेल होता है, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए गए इनके अनुसार आपको बताना है। तो क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन है इसका सी। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, WBC। WBC क्या है? ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका या ब्लड ये लिखा लार्जेस्ट ब्लड सेल है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर और समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं द ह्यूमन ब्लड इज मेड ऑफ द RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। आपको पता होगा जो ह्यूमन का ब्लड बना होता है उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं? RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है आपके लिए WBC आर दी बिगर। WBC बड़ा होता है देन किसकी अपेक्षा? RBC और प्लेटलेट्स की अपेक्षा। इसलिए जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं कि रक्त की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? ऑप्शन होगा इसका सी। क्या? WBC। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ब्लड का जो निर्माण होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स से मिलकर होता है, और WBC आर बिगर। WBC सबसे बड़ा होता है किनकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा, RBC और प्लेटलेट्स की अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आप पढ़ लें क्वेश्चन और अपना आंसर बताएं। हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है? ले जाया जा सकता है, ले जा सकता है। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लें, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी। ऑप्शन क्या है इसका? बी।
4 मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है? वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है। अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, ओके, या आप मॉलिक्यूल्स मतलब अणु समझ लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ 4 बाइंडिंग साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन। कितने उनको बांध के रखता है या लेके जाता है? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है या बांध के रखता है, बाइंडिंग करता है? वो लेके जाता है कितने? 4 को। हीमोग्लोबिन का एक पार्टिकल्स या एक मॉलिक्यूल आप इस तरह समझ सकते हैं। ये लिखा है द आयरन आइटम्स इन द 4 हेम ग्रुप। आयरन आइटम्स में कितने होते हैं? 4 हेम ग्रुप होते हैं। जब भी हेम की बात की जाए तो आप आयरन से रिलेटेड कर सकते हैं या ब्लड से आप इसका रिलेशन समझ सकते हैं। फिर लिखा है 10 ईच HB हीमोग्लोबिन, ये लिखा है टेट्रामर कैन बाइंड फॉर द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है 4 जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बांध के रखता है या उनको कैरी करता है या ले जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 9, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। आरबीसी का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है या हो नष्ट होना क्या कहलाता है? व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द आरबीसी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। ऑप्शन होगा इसका सी। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं स्पेलिंग। ये लिखा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इज कॉल्ड दी हेमोलाइसिस। ये स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर HEMOLYSIS, ठीक है, हेमोलाइसिस। जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसे लिख सकते हैं कि जो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा आरबीसी, तब उसे क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस कहते हैं। और जब भी इस तरह की बात की जाए तो ये टर्म्स हीमो वाले, हमने बताया था हेम या हीमो वाले जो भी वर्ड होते हैं ये ब्लड से रिलेटेड होते हैं, ब्लड से या आरबीसी से, इन्हीं दो से रिलेटेड होते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में अगर मोटा मोटा दिमाग लगाना हो तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जब भी ऑप्शन होंगे ब्लड या आरबीसी से रिलेटेड होते हैं। हीमोलाइसिस कहते हैं जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका? रेड ब्लड सेल्स का। पहले का रेड ब्लड सेल्स कैन कैरी ऑक्सीजन टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आरबीसी का वर्क होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी का वर्क क्या होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन को ले जाना। कहाँ ले जाना? पूरी बॉडी में सप्लाई करना ऑक्सीजन का। ये किसका कार्य होता है? ये होता है आरबीसी का या रेड ब्लड सेल्स का है। हिंदी में कहते हैं इसे लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं इन्हें, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का वर्क क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ले जाती हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ लोअर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द आरबीसी, ये लिखा है रेड ब्लड सेल्स, यू हैव एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में क्या है? नॉर्मल से कम अगर आपकी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है या आरबीसी कम है, तब आप शिकार हो सकते हैं किसके? एनीमिया के। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है महिलाओं में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्न में से एंटीकोगुलेंट्स है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीकोगुलेंट्स? ऑप्शन होगा इसका सी, हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से ही क्या होता है? खून का कोगुलेंट नहीं होता, खून क्लोटिंग नहीं करता, ब्लड क्लोटिंग नहीं करता, ब्लड जमता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका सी। यहां पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर है 11। न्यूरॉन किस स्थान पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या संचार करते हैं, बातचीत करते हैं? आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस स्थान पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वेयर डू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, साइनेप्स पर। क्या होता है? इंग्लिश में स्पेलिंग ध्यान रखें, हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा। जब न्यूरॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं या संचार करते हैं तो ऑप्शन होगा इसका सी। वो साइनेप्स एक प्लेस होता है न्यूरॉन्स में, उसमें न्यूरो सिस्टम में, वहाँ पर क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं साइनेप्स होता क्या है? बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगे, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगे यहीं पर इनका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जब ये मान लो दो न्यूरॉन्स हैं यहाँ आपस में जुड़ेंगे, इस प्लेस को साइनेप्स कहेंगे और ये इनका कम्युनिकेशन का प्लेस होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये क्या होता है? कम्युनिकेशन का प्लेस होता है। आपने पता होगा कि ये क्या होता है? जो न्यूरो सिस्टम बनाया जाता है इस तरह करके बनाया जाता है, इस तरह बनाया जाता है। उसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे एक्सॉन होते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर दो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ी जो प्लेस होते हैं जहाँ पर वो आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और आंसर बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके रिवीजन के लिए आपको आते भी हों, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कौन सी एक तंत्रिका जो गंध ज्ञान में सहायक होती है? विच वन
नर्व इज हेल्प इन स्मेल नॉलेज। स्मेल नॉलेज मतलब समझ गए होंगे आप, गंध ज्ञान के लिए सहायक होती वो कौन सा होता है, नर्व्स। ऑप्शन है इसका बी, ये लिखा है ऑल फैक्ट्री नर्व्स होता है जिसका कार्य क्या होता है, स्मेल को बताना या स्मेल का ज्ञान करना। यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आल्सो कॉल्ड दी स्मेल रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो होता है या ऑल फैक्ट्री नर्व्स होता है, इसी को स्मेल रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। स्मेल मतलब होता है गंध, वहाँ पर लिखा है गंध ज्ञान के लिए, तो आपको ध्यान रखना है स्मेल मतलब होता है खुशबू या गंध या स्मेल, इस तरह आप समझ सकते हैं। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है इसी को स्मेल रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन कैपेबल ऑफ द बाइंडिंग दी ऑर्डर, ये इसका भी मतलब होता है स्मेल, एंड मॉलिक्यूल्स दैट दी प्लेज द सेंट्रल रोल इन द सेंस ऑफ द स्मेल एंड द ऑल्फैक्शन। ये कह रहा है कि जो कार्य होता है स्मेल वाला या खुशबू बदबू वाला, ये किसका कार्य होता है, ये होता है ऑल्फैक्शन का कार्य होता है। किसका, ऑल्फैक्शन का या ऑल्फैक्ट्री का या ऑल्फैक्ट्री रिसीवर, आप इसे समझ सकते हैं। दीज आर रिसेप्टर ऑफ द कॉमन टू द एंथ्रोपोड्स एंड टेरेस्ट्रियल एंड वर्टिब्रेट्स एंड फिश एंड अदर एनिमल्स। इसका जो कार्य होता है, जो ये ऑल्फैक्ट्री होता है, कह रहा है कि इसके अलावा किस में होता है ये, और कौन कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है ये रिप्रेजेंटेटिव। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोड के जो भी क्लास के होंगे, स्पीच होंगे, उनके लिए भी वर्टिब्री वाला, और जो फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, जानवर होते हैं, इन सब के लिए ये कार्य करता है स्मेल का। ओके, कौन, ये ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, लिखा है ऑल्फैक्ट्री जो रिसीवर्स होता है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, CN, ये लिखा है CN1 के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे लिख सकते हैं, जो ऑल्फैक्ट्री नर्व्स होता है, ऑल्फैक्ट्री जो नर्व्स होता है इसे CN1 के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व्स, ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट मतलब काफ़ी छोटी सी क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स होती है। इट इज अ स्पेशल, ये लिखा है वेसरल एंड एफरेंट नर्व्स विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्मेल। ये जब भी कोई भी गंध कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कैप्चर करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या कहता है, ट्रांसमिशन या इन्फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये नर्व्स होती है एक प्रकार की, और ये इन्फॉर्म कर देती है कि हाँ इस प्रकार से ये स्मेल है और कहाँ से है, कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक दाब के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायसिस्टोलिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका बी, क्या होगा, पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक आपको पता होगा, डायसिस्टोलिक पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें कितना सिस्टोलिक होता है और कितना डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, कि मतलब बीपी, सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, डायसिस्टोलिक बीपी कितना होता है। डिफरेंट टाइप में लिखें आप, अलग अलग बताना है आपको कि कितना होता है, और MMSD करके भी लिखें आप, ठीक है, MMSD करके भी आप उसे लिख सकते हैं और अपना बताएं सिस्टोलिक कितना होता है, डायसिस्टोलिक होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी आपको 120 मिल जाएगा, कभी 80 मिल जाएगा, तो आपसे पूछ लिया गया दोनों में से सिस्टोलिक कौन है, डायसिस्टोलिक कौन है। मोस्टली लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और इनके जो बीच का जो प्रेशर होता है, इसके बीच का जो दाब होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आप देख सकते हैं, प्रेशर मतलब होता है, इंग्लिश में चाप कहते हैं, ठीक है, प्रेशर को क्या कहते हैं, हिंदी में चाप कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द न्यूमेरिक डिफरेंस बिटवीन योर सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द कॉल्ड पल्स प्रेशर, क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसे पल्स चाप। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14 नंबर, कौन सी धमनी सिर और गर्दन को रक्त की पूर्ति करती है। रक्त मतलब होता है ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी धमनी होती भाई, कौन सी धमनी होगी, कौन सी आर्टरी होगी। आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं धमनी को। तो विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, कैरोटिड। कैरोटिड एक प्रकार की आर्टरी होती है, धमनी होती है, इसका मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं आर्टरी मतलब होता है धमनी। तो ये जो सिर मतलब हेड को और नेक मतलब गर्दन को ब्लड की सप्लाई करता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका सी, कैरोटिड होता है। स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैरोटिड जो आर्टरी होता है, ये स्पेलिंग लिखिए CAR, स्पेलिंग देख लिया यहाँ पर CAROTID, कैरोटिड, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, कैरोटिड धमनी भी लिख सकते हैं आप इसे। ये लिखा है आपकी जानकारी के लिए, आप यहाँ से पढ़ लें, काफ़ी अच्छा डाटा लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पर समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ लें और अपना आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति विश्राम अवस्था में प्रत्येक श्वसन में लगभग कितनी वायु अंदर लेता है। हाउ मच एयर डज अ पर्सन टेक इन ईच रेस्पिरेशन इन अ रेस्टिंग स्टेट। तो कितना लेगा भैया, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी 500 ml। जब व्यक्ति कोई नॉर्मल अवस्था में होता है, नॉर्मल पोजीशन में होगा या आराम कर रहा होगा, तो वो कितनी ml ऑक्सीजन को इनटेक करता है। इनटेक मतलब होता है कि लेता है, तो कितना टेक करता है, वो होता है 500 ml के आसपास लगभग। ठीक है, ये आंसर जो भी हम बता रहे हैं ये एवरेज आंसर होता है। ठीक है, मोस्टली आपको यही मिलेगा। ये अगर आपको 500 नहीं मिलेगा तो 470 मिलता है। कितना? 470 ml मिलता है। कितना? 470 ml। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है 500 ml होगा। कितना? 500 ml। एक व्यक्ति जो विश्राम कर रहा होगा या नॉर्मल पोजीशन में होगा तो कितना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेगा, विश्राम की अवस्था कितनी वायु अंदर लेता है, तो वो लेता है 500 ml के आसपास लेता है, जब वो मान लो बहुत ही नॉर्मल अवस्था में या लेटा हुआ हो या अपना आराम कर रहा हो किसी पोजीशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर। निम्न में से योनि मार्ग का पीएच कैसा होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द वेजाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्षारी लिखा हुआ है, अम्ली लिखा है। क्षारी मतलब होता है बेसिक, अम्ली मतलब होता है एसिडिक, और ये लिखा है उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल। तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका। तो कैसा होता है, ऑप्शन होगा इसका बी एसिडिक होता है। क्या होगा? एसिडिक। जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं वो देख लेंगे, एसिडिक, ACIDIC। ओके, एसिडिक होगा, अम्ली होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल वेजाइनल पीएच जो होता है वो 3.8 से 4.5 के बीच में होता है। ये नॉर्मल पीएच होता है किसका? वेजाइना का। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पीएच जब 7 होगा, जब किसी भी चीज़ का पीएच 7 होगा तो उसे कहेंगे न्यूट्रल। अगर वो 7 से कम है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक या अम्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ली कहेंगे। मतलब 7 से अगर वो कम होगा, 1 2 3 4 5 6 6.5 मतलब 6.9 या 6.6 इस तरह कहेंगे, तब उसे कहेंगे कि वो क्या है, एसिडिक है या अम्ली है। अगर 7 से ज़्यादा है तब उसे कहेंगे क्षारी है या बेसिक है। ठीक है, 7.5 7.2 7.8 या 8 9 10, तो इस तरह आप समझ सकते हैं, तब उसे हम बेसिक कहेंगे या क्षारी कहेंगे हिंदी में। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, जब 7 से कम लिखा हुआ 7 लिखा है 3.8 से और 4.8, ये रेंज है, ये रेंज है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, रेंज है। आपको इसी रेंज के आसपास आंसर बताना होता है अपना। फिर लिखा है आ पीएच लेवल विद इन द दिस रेंज कैन टू कीप बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ये जो पीएच होता है वेजाइना का, ये क्या करता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से उन्हें बचाता है। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है। विच मेडिकल प्रैक्टिस इज नॉट इंक्लूड इन द आयुष। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी एलोपैथी। एलोपैथी भैया ये आयुष के अंतर्गत नहीं आती, आयुष के फुल फॉर्म में नहीं आती, आयुष के एक्रोनिम्स में नहीं आती। बाकी सभी आते हैं, आप देख लें यहाँ पर क्या क्या एलो इसमें आता है आयुष के अंतर्गत। ये एक टर्म्स है आयुष, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आयुष इज एन एक्रोनिम फॉर दी आयुर्वेदा। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होगा योगा, फिर ये होता है नेचुरलोपैथी, यूनानी इसे कहते हैं। ये यू से होता है, अब यूनानी ऐड किया गया। ठीक है, कई चीज़ें इसमें। ए से आप ध्यान रखें आयुर्वेदा, वाई से होगा योगा, यू से होगा यूनानी, और इस पे नेचुरल यूनानी, यहाँ पर कामा नहीं होगा, यहाँ पर होगा नेचुरल यूनानी, ये लिखा है। और फिर यहाँ पर लिखा है एस, एस से होता है सिद्धा, एस से क्या होता है, सिद्धा होता है। और ये जो लास्ट में लिखा है एच, इसका मतलब होता है हीमोपैथी। आप लिख लें जो हम बोल रहे हैं उसे आप लिख लें। एच कम ए से होगा आयुर्वेदा, वाई से होगा योगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पेलिंग, और यू से होता है यूनानी। क्या होता है? यू से होगा यूनानी, आप लिख लें यहाँ पर यूनानी लिख लें। और एस से होता है, ये लिखा हुआ है सिद्धा, और एच से जो होता है उसे कहते हैं हीमोपैथी। क्या कहते हैं? सॉरी, होम्योपैथी कहते हैं। क्या? होम्योपैथी। ये आयुष का पूरा नाम है। आपसे ऑप्शन में वो पूछ लिया जाता है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, या कभी कभी ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है एलोपैथी नहीं है, बाकी सब होंगे। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 18, निम्न में से बिस्तर घाव बेड सोर्स का कारण क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ द बेड सोर्स।
बेड सोर्स को कहते हैं हिंदी में बिस्तर के घाव या बिस्तर के की वजह से जो घाव हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, बेड सोर्स कहते हैं। तो आपको समझना है यहाँ पर बेड सोर्स के कारण क्या क्या होते हैं, मॉइस्चर होता है, फ्रिक्शन होता है, प्रेशर होता है। ऑप्शन होगा इसलिए डी इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका डी, ये सभी कारण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर बेड सोर्स कहेंगे अगर वहाँ पर नमी है, अगर चादर आदर चेंज ना की जाए, सीट कवर चेंज ना किया जाए, अगर कोई व्यक्ति अगर पीठ के बल लेटा है तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। घर्षण को या इस समय कह सकते हैं उसका जो स्किन होता है नीचे क्या होगा, अगर वो बहुत टाइट है वहाँ पर तो उसका बॉडी क्या होगा, इससे टकराएगा तो यहाँ पर क्या उसको खुजली सी महसूस होगी नीचे, और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इरिटेशन महसूस होगा, रेडनेस आ जाती है, फंगस पड़ जाते हैं, ये कई कारण होते हैं। और प्रेशर भी ज़्यादा होता है क्योंकि हो सकता है बिस्तर बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल्स में समझ सकते हैं। बेड सोर्स को और क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और लिख लें कॉमन सी, कि जो बेड सोर्स होता है कभी कभी बेड सोर्स ना लिख के प्रेशर अल्सर लिख दिया जाता है, ठीक है। आर कास्ड बाय दी प्रेशर अगेंस्ट द स्किन, ठीक है, ये अगेंस्ट द स्किन होता है। एंड लिमिट ब्लड फ्लो टू द स्किन, लिमिट मूवमेंट कैन स्किन वल्नरेबल टू द डैमेज एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेड सोर्स। ये कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बेड सोर्स हो जाता है या प्रेशर अल्सर हो जाता है, यही काजेज हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर, बेड मेकिंग का उद्देश्य निम्न से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द बेड मेकिंग, क्या होगा आंसर इसका, मरीज को आराम प्रदान करना, बात सही है। मरीज को बिस्तर में घावों से बचाना, मतलब जो वुंड हो जाते हैं उससे भी बचाना। फिर लेकर मरीज को स्वच्छता प्रदान करना, वातावरण स्वच्छ प्रदान करना, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या है इसका, डी है ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी। लिख लें सभी आंसर, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल्स भी समझ सकते हैं इंग्लिश में। तो ये लिखा है द मेन पर्पज ऑफ द बेड मेकिंग, मेन पर्पज क्या है, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मतलब रोकना उसे, जो भी जटिलताएं होती हैं, जो भी हार्डनेस होती है। ये लिखा है इंश्योर द कंफर्ट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट को क्या करना, आरामदायक, जो भी ऊपर चीज़ें लिखी उसी का इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी टू द पेशेंट, और पेशेंट को सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करना, और उसे आराम कंफर्ट आराम प्रदान करना, ताकि उसे घावों से बचाया जा सके, और भी कई चीज़ें उसे यहाँ पर द प्रोवाइड द रेस्ट एंड स्लीप, और उसे आराम प्रदान करना, रेस्ट और स्लीप, ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए। ये सारी इसके बेड मेकिंग के पर्पज होते हैं। रेस्ट प्रदान करना, स्लीपिंग अच्छी हो उसके लिए, कंफर्ट हो उसे, और सिक्योरिटी महसूस करे वहाँ पर, उसकी सुरक्षा हो, ये बेड मेकिंग के उद्देश्य, मतलब उसमें लेटते समय उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। फिर लिखा है फिजियोलॉजिकल एंड कंफर्ट एंड द सिक्योरिटी टू द पेशेंट, फिजियोलॉजिकल, ये लिखा साइकोलॉजिकल, सॉरी लिखा साइकोलॉजिकली कंफर्ट होना चाहिए, और सिक्योरिटी भी, सुरक्षा भी होनी चाहिए। टू गिव द यूनिट अदर नीट एंड अपीयरेंस, और उसके लिए नीट और क्लीन वातावरण या वहाँ पर अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पर 20 पढ़ लें, अपना आंसर जल्दी से बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है एक स्त्री में वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल मतलब यौन का एग्जामिनेशन परीक्षण के लिए कौन सी पोजीशन का प्रयोग किया जाता है, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर दी वेजाइनल एग्जामिनेशन इन अ वुमेन्स, क्या होगा आंसर इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है इसका बी, क्या है ऑप्शन इसका बी, लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं जब एक स्त्री का, फीमेल का वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जांच की जाती है, तो उसे लिथोटॉमी पोजीशन में रखा जाता है। लिथोटॉमी पोजीशन होती कैसी है आप समझ सकते हैं, ये मान लो एक बेड है इस तरह, ठीक है, तो उसका ये सिर होंगे, उसके पैर क्या होते हैं इस तरह कर दिए जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं, इसे कहेंगे हम, ये है लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। पैर क्या होते हैं इसमें ऊपर हो जाते हैं, बाकी पूरा हॉरिजॉन्टल शेप में, कमर से नीचे वाला पार्ट क्या होता है हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, मतलब इस तरह लेटा हुआ होता है, और यहाँ पर फेस होता है। ओके, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है आपकी जानकारी के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमने इसे सिलेक्ट किया है। जब भी आपसे कोई पूछे पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन जरूरी होती है, तो आप तभी बताएंगे आंसर लिथोटॉमी। हिंदी में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, कौन सी स्थिति होगी आप बताएंगे, लिथोटॉमी स्थिति होगी। इंग्लिश में ध्यान रखिए, लिथोटॉमी पोजीशन किसके लिए, जब पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाएगा। मतलब अभी हमने बताया इस तरह बेड होगा या जो भी बेंच होगी इस तरह होगी, और उसमें क्या होते हैं फीमेल्स यहाँ पर होगी और ये हॉरिजॉन्टल फेस में उसके पैर ऊपर होंगे, इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, लिथोटॉमी पोजीशन कहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन होती है, लिथोटॉमी, और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी कौन सी होती है, लिथोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 22, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। एक पुरुष में कैथेराइडेशन मतलब जब कैथेटर का इंसर्ट किया जाता है तो करने के लिए कौन सी पोजीशन का प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज द पोजीशन यूज्ड फॉर द परफॉर्म ऑफ द कैथेराइडेशन इन अ मेल। जब
मेल में कैथराइजेशन किया जाता है, मतलब कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन होती है? बताइए अपना आंसर भाई, जल्दी से कमेंट करें। जो भी लोग ड्यूटी करते हैं, मोस्टली लोग सभी ड्यूटी करते हैं, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, स्यूपाइन कहते हैं, स्यूपाइन पोजीशन कहते हैं। जब कैथराइजेशन किया जाना है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, उसे स्यूपाइन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। स्यूपाइन पोजीशन होती कैसे, आप समझ लें। मान लो ये बेड है, ठीक है, पेशेंट का ये बेड है, पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ है, तो इसका फेस ऊपर की ओर होगा और ये हॉरिजॉन्टल शेप में होगा, मतलब एकदम सीधा लेटा होगा, ठीक है, इस तरह लेटा होगा, ऐसे ही लेटा होगा पेशेंट। तब उसे कहेंगे ये किस पोजीशन में है, ये स्यूपाइन पोजीशन में है, ठीक है, ये स्यूपाइन पोजीशन में है, इस तरह वो सीधा सीधा लेटा होता है, तब इसे कैथराइजेशन कहा जाता है, कैथराइजेशन किया जाता है, इस तरह समझ सकते हैं, या कैथेटर इंटर किया जाता है। ओके, कौन सी पोजीशन होगी? ऑप्शन इसका बी। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए थोड़ा सा, सुपाइन पोजीशन मीन्स होता है लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस, मतलब फेस ऐसा होगा, ये ऊपर की ओर फेस होगा, इस तरह वो बंदा लेटा होगा, ठीक है, कैथराइज पोजीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है गायनिकोलॉजी परीक्षण हेतु, मतलब गायनिकोलॉजी एग्जामिनेशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। परीक्षण का मतलब होता है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन प्रयोग में लाई जाती है, ली जाती है। विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर द गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्या होगा आंसर इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है इससे अभी लिथोटॉमी, ऑप्शन है इसका ए। मैंने बताया जब भी गायनिकोलॉजी से या लेबर से संबंधित या वेजाइनल से संबंधित टेस्ट किए जाएंगे, एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो ये बेड में होगा, इस तरह फेस होगा सामने की ओर, इस कमर से ऊपर का यहाँ से पार्ट क्या होता है, ये पैर ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो अच्छे से हो सके। ये इस पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है? इस पोजीशन को ही लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। पैर ऊपर होंगे, बाकी हॉरिजॉन्टल शेप में ये इतना फेस होगा, ऐसे इस तरह होंगे ताकि एग्जामिनेशन अच्छे से किया जा सके, या गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके, ओके, या पेल्विक एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो सके, इसलिए उसे लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाया जाता है। आपको ध्यान रखना लिथोटॉमी पोजीशन कैसी होती है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप किस तरह होती है, पैर ऊपर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 पे लिखा हुआ है कौन सी पोजीशन में मरीज पेट के बल लेटा होता है। इन विच द पोजीशन डज द पेशेंट लाई ऑन हर स्टमक, क्या होगा आंसर इसका? पेट के बल जब लेटा होगा, मतलब फेस उसका नीचे की ओर होगा या बगल में होगा, तो उसका ऑप्शन होगा आंसर इसका डी, मतलब उसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। कैसी होती है? प्रोन पोजीशन होती है। चलो भाई हम बताते हैं आपको प्रोन पोजीशन क्या होती है। देखिए, ये मान लो बेड है, बेड हमारा थोड़ा उल्टा सीधा बन सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस करें, हम समझाना क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। ये है हमारा बेड है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। तो पेशेंट क्या करेगा, ये पेट के बल लेट जाता है, पेट के बल लेट जाता है, इसका जो आंखें हैं ना, मुंह, तो वो ये बगल को कर लेता है, नीचे को कर लेता है, तो इसे कहते हैं हम लोग ये प्रोन पोजीशन है। ये किसी के लिए भी अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर किया जाता है, नीडेड क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से ये प्रोन पोजीशन की जाती है कि किस प्रकार का उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पेट के बल लेटा होगा, पीठ इसकी ऊपर की ओर होगी, पीठ ऊपर की ओर होगी, और इसकी जो आंखें हो या बगल में इधर कर लेता है, करवट ले लेगा थोड़ा सा, या तो नीचे की ओर फेस कर लेता है, ओके। पीठ ऊपर की होगी, पेट नीचे को होगा, ये मान लो उसका पेट है, ओके, ये हमारा बेड है, समझ गए। तो प्रोन पोजीशन कहेंगे जब उसका पेट नीचे की ओर होगा और पीठ ऊपर की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, ये लिखा है हाइपोथर्मिया वह स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान कितने से कम होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। हाइपोथर्मिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन, कितना होगा भैया आंसर इसका? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन है इसका सी, होगा 92 फ़ारेनहाइट से कम जब टेम्परेचर होगा उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये एवरेज होता है आंसर, मतलब ये समझे कि जब हाइपोथर्मिया हीटिंग लॉस होता है, हाइपोथर्मिया होता है क्या, हमने बताया था हीटिंग लॉस होता है, इसमें उष्मा की हानि होती है बॉडी की, बॉडी ठंडा पड़ने लगता है। तो जब बॉडी के टेम्परेचर 92 फ़ारेनहाइट से कम होने लगता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, एवरेज वाला क्या हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया का मतलब आप लिख लें एक तरह से कि हीटिंग का लॉस होता है, मतलब उष्मा की हानि होती है बॉडी की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका? 92 फ़ारेनहाइट है, लेकिन आप समझ सकते हैं, बट यहाँ पर आप ध्यान दें थोड़ा सा, जो डिटेल से आप इस पर थोड़ा फोकस करें। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एवरेज 98.6 होता है, कितना होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री में सेल्सियस में बात करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस में आएगा 37
डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। कभी कभी 37 नहीं मिलेगा आपको तो 36.9 डिग्री सेल्सियस ये आंसर माना जाएगा सही। ओके, ये हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बता रहे हैं, ठीक है, इस पर भी ध्यान रखें। 36.9 डिग्री सेल्सियस, अगर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं मिल रहा है आंसर में, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये नॉर्मल होता है टेम्परेचर, अब कितने से कम हो जाएगा? अगर टेम्परेचर 90 यहाँ पर लिखा 95 से डिग्री से कम हो जाता है उसे कहते हैं कोर टेम्परेचर, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया के लक्षण उत्पन्न होने लगे। लेकिन जब मॉडरेट स्थिति में आता है, मतलब काफ़ी लॉसिंग होने लगती है, तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होता है, इससे नीचे चला जाता है, तब उसे हम कहेंगे कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में आ गया। फिर एक होता है सेवरे हाइपोथर्मिया, मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी खराब हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग, मतलब जो हीटिंग लॉस होता है, हीट लॉस, बॉडी का हीट लॉस, मतलब उष्मा का लॉस उसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर इससे भी नीचे चले जाता है। कितने से? 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, या 82 से नीचे चला जाएगा, आपको इतनी बात ध्यान रखनी मोटी मोटी, तो उसे कहेंगे सेवरे हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवरे हाइपोथर्मिया। और जो आपका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है 92 फ़ारेनहाइट होगा जब उसका बॉडी टेम्परेचर इतने से कम हो जाएगा। मान लो 92 नहीं दिया गया, तब आप बताएंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। ओके, मोस्टली आपको यही मिलेगा, एवरेज आंसर है, ठीक है, 92 फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये पिछले वीडियो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। शुक्रजनन, ये लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक विटामिन कौन से हैं? इसका मतलब हमने बताया था, ये ऑप्शन है इसका बी, मोस्टली लोगों ने सही दिया था, जिनका ऑप्शन गलत है वो दे सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब था कि जो स्पर्म बनते हैं मेल्स में, उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है ताकि स्पर्म और ज़्यादा मात्रा में बने, या स्पर्म के रेगुलेट करने के कंट्रोल करने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं? विटामिन ए और ई ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन ए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जो बोथ ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन ए एंड ई, ये ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, ये शुक्र जनन के निर्माण के लिए, मतलब इसका मतलब होता है कि स्पर्म बढ़ने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं? ऑप्शन है इसका बी, विटामिन ए एंड ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको याद भी कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। इसका आंसर सभी को बताना है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लिखा है हाइपर, ये लिखा है हाइपर प्रेक्सिया, प्रेक्सिया के दौरान शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हाइपर प्रेक्सिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बता सकते हैं, क्या है आंसर इसका? सॉरी, यहाँ पर हमने बता दिया आंसर, क्या लिखा है? ऑप्शन है इसका डी। क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन है इसका डी। अब आपके ये सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे हमारे हिसाब से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं। हो सकता है अभी एक टर्म्स एक और बन जाए इस पर वीडियो, लेकिन अगर आप क्या पढ़ना चाहते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने नहीं पढ़ाया अभी तक टॉपिक, आप बता सकते हैं आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके, अभी हो सकता है इसमें एक टॉपिक एक वीडियो और बन जाए, पार्ट 4 भी बन सकता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम कवर कर देंगे नेक्स्ट उसमें। लेकिन आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट बताएं, बाकी हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते रहेंगे आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स में जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, वीडियो कैसे लगा एक बार जरूर बताएं, और इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।